हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी साइंस सीरीज। तो हम लोगों ने पहले इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कवर कर लिया है एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द स्टैटिक पोर्शंस ऑफ साइंस। उसमें आई विल बी टेकिंग द फिजिक्स पार्ट विद यू गाइज। तो बिफोर स्टार्टिंग एक चीज है, आई वुड वांट टू डिस्कस कि ये वाली चीजें हम कैसे पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही हमारे स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एनसीईआरटीज को हमने बेस रखा है। तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द चीजें हमने पढ़ी ही है, बिकॉज 10th तो हम सबने 10th तक साइंस पढ़ा ही होता है। तो ये सब वो चीजें हैं जो हमारी मेमोरी में कहीं ना कहीं एम्बेडेड होगी, बट बिकॉज हमने बहुत पहले पढ़ी है तो वी वुड वांट अ रिकॉल ऑफ दोज थिंग्स। तो इसको बस एक रिकॉल सेशन की तरह ले लो, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड आप लोग डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज I'll read everything that is written on the board, और फिर जहां पे मुझे लगेगा कि समझाने की जरूरत है I'll definitely try to explain those things। ठीक है, तो और ऐसे करके we'll quickly cover all the topics। फर्स्ट टॉपिक आपका साउंड रहेगा। तो आई होप अभी तक I've made myself clear कि how are we going to go about it। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक लाइक आई सेड साउंड है। तो सबसे पहले साउंड है क्या पढ़ लेते हैं। साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो एक ऐसी एनर्जी है जिससे हमारे कानों में एक हमें सुनाई देती है, एक सेंसेशन फील होती है जिससे हम सुन सकते हैं। ऑलराइट, नाउ प्रोडक्शन कैसे होता है साउंड का। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो वाइब्रेट होगा उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पे बोर्ड है, अगर मैं इसको ऐसे टैप करूं यहाँ पे तो आई डोंट नो आपको आवाज आई या नहीं, मुझे आवाज आई, बट वो क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है मैं उसको टैप कर पा रही हूँ, उसको वाइब्रेट कर पा रही हूँ, तो उसकी वजह से फिर साउंड आ रहा है। ऑलराइट, अब ये वाइब्रेट होता क्या है, वाइब्रेशन इज बेसिकली रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो जब भी रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट होगी उसको हम वाइब्रेशन कहेंगे। ऑलराइट, तो ऐसे आपका साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वो प्रोपगेशन कैसा होता है साउंड का, तो हमने देख लिया प्रोड्यूस कैसे होता है। प्रोपगेशन होता है हमारा फैलाव, आगे फैलती कैसे है, ठीक है, आगे बढ़ती कैसे है। तो इसके लिए वी ऑल नो कि साउंड को तो एक मीडियम चाहिए होता है। हम अभी आगे पढ़ेंगे एक बेल जार एक्सपेरिमेंट जिसमें हम देखेंगे कि साउंड जो है हमारी वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर सकती। साउंड वुड ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम। मीडियम आपका एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई सॉलिड सरफेस हो सकता है, कोई सॉलिड चीज हो सकती है ना, लेकिन मीडियम की आवश्यकता है ही है। इट इज मैंडेटरी। ऑलराइट, कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें दिखाया गया है कि कैसे आपकी जो मैकेनिज्म है पूरा प्रोपगेशन ऑफ साउंड का वो दिखाया गया है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग। तो सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट है उसने वाइब्रेट करना शुरू करा, मतलब ऐसे हल्का सा कुछ मोशन जैसा आ गया उसमें। ठीक है, अभी जैसे ये बोर्ड है तो ये कुछ भी नहीं है तो आवाज भी मेरे को कुछ नहीं आ रही है सच, है ना। जब मैं इसको टैप करना शुरू करूंगी तो मैं हल्का सा यहाँ पे चीजों को इन मोशन सेट कर रही हूँ, कुछ वाइब्रेशन हो रही होंगी यहाँ पे, है ना, तो वो चीज हुई। अब फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इसके आसपास में कुछ पार्टिकल्स थे, बिकॉज मैंने बोर्ड पे टैप करा तो मुझे आवाज आई। तो क्या यहाँ पे इस बोर्ड के साथ में जो पार्टिकल था चिपका हुआ, क्या वो मेरे कानों तक आ गया डायरेक्टली यहाँ पे और मुझे उसकी आवाज आ गई? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। तो हुआ क्या है कि इस बोर्ड के आसपास कोई पार्टिकल्स होंगे। जब मैंने बोर्ड को टैप करा तो फिर हुआ क्या कि जो उसके आसपास के पार्टिकल्स थे वो वाइब्रेशन होने लग गया होगा उनमें, उनको भी थोड़ा सा मोशन में सेट कर दिया, है ना। फिर उन पार्टिकल्स के आगे मानो एक और लेयर ऑफ पार्टिकल्स है, जो पिछले पार्टिकल्स थे उन्होंने आगे वाले पार्टिकल्स को मोशन में सेट करा, वाइब्रेट करवाना शुरू करा। अब वो आगे वाले पार्टिकल्स ने आगे एक और लेयर को, ऐसे लेयर बाय लेयर आगे पार्टिकल्स वाइब्रेट होते रहे एंड वो मेरे कान तक पहुंच गए। सो दिस इज हाउ साउंड प्रोपगेट्स। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक। पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट, ठीक है। तो आपका जो भी मीडियम है, जैसे इस केस में एयर है मीडियम, है ना, मेरे और बोर्ड के बीच में क्या है, एयर है, तो एयर ही वो मीडियम हुआ। तो जो मीडियम है उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होने लग गए। अब आगे
इट डिस्प्लेसेस दी एडजेसेंट पार्टिकल्स। तो मैंने जैसे समझाया कि जो हमारे अगली लेयर वाले पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट होने लग गए, है ना। फिर उसके बाद में फर्दर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे धीरे धीरे करके लेयर बाय लेयर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होता रहा और मेरे कानों तक आवाज पहुंच गई। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। अब इस चीज को सोचो, तो हम सबने वो वाली वीडियो देखी है कि कार्ड्स को ऐसे वर्टिकली खड़वाया हुआ होता है लाइन में, है ना। सो ऐसे कार्ड्स हैं और वो पूरी लाइन बनाई गई होती है कार्ड्स की। अब तुम एक को यहाँ से पुश करोगे तो वो धीरे धीरे कार्ड्स जो भी ऐसे थे वो गिरने शुरू हो जाएंगे एंड वो कुछ ऐसे मोशन में, तो वो गिरते गिरते आगे सारे कार्ड्स ऐसे गिरते हुए, तो वो क्या होगा बेसिकली, एक कुछ वेव सा जेनरेट नहीं हो रहा है कि एक कार्ड के बाद दूसरा कार्ड, दूसरे के बाद तीसरा, इस चीज को डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, वन आफ्टर द अदर, है ना। तो वो जो मोशन होगा एक के बाद दूसरा कार्ड, तो उसमें क्या हो रहा है, एक कार्ड तो वहां नहीं पहुंच रहा बट एक गिर रहा है, दूसरा गिर रहा है, तीसरा गिर रहा है, और ऐसे करके क्या कुछ वेव सा जनरेट नहीं होता, हमें एक लाइन सी दिखती है, कुछ वो वेव सा ऐसे दिखता है कार्ड्स का गिरता हुआ। वो मैं यहाँ पे क्यों बात कर रही हूँ मैं डोमिनो इफेक्ट की बात, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, एक पार्टिकल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो भी एडजेसेंट पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होते जा रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वेव पैटर्न है वो यहाँ पे भी जेनरेट हो रहा होगा, वन पार्टिकल आफ्टर द अदर। तो here also some sort of a wave pattern is being generated, right? So ये कहा जा सकता है कि sound can be visualized as a wave, तो sound भी एक wave होती है, ये कहा जा सकता है ना। तो कहा नहीं जा सकता, ऐसा है, ठीक है। तो sound is a wave, तो sound wave के फॉर्म में ट्रैवल हो रही है, ठीक है। तो this is it, ये सारा था आपको समझाने के लिए कि sound एक wave कैसे है, alright। अब जो वेव्स हैं वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं, सारी वेव्स एक ही टाइप की नहीं होती, एक ही प्रकार की नहीं होती है। तो अगर हम पार्टिकल के बेसिस पे देखें कि क्या कैरी कर रही है, कैसे कर रही है वेव, तो हम मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तौर पे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। लेट्स गिव मैकेनिकल वेव अ लुक फर्स्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज टेकिंग प्लेस। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर, there is some sort of an interaction that is taking place between particles like we saw in the above case। मैंने क्या कहा कि बोर्ड था, बोर्ड के बाहर यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स थे, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर मेरे पास आके पहुंच गए। तो obviously there was some interaction that took place between the previous layer and the adjacent layer आगे वाली, है ना। तो बस वही कह रहे हैं, मैकेनिकल वेव वही होता है एंड साउंड वेव इज योर मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो साउंड वेव आपकी क्या होती है, मैकेनिकल वेव होती है, यहाँ पे पार्टिकल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में। देन कम्स योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं बस वो चार्ज होते हैं, ऑलराइट। तो ऐसे पार्टिकल्स जो कोई चार्ज कैरी करते हैं, तो जब आपके चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उस चीज को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। साउंड के केस में ऐसा नहीं है, तो कौन से केस में ऐसा है, इट इज इन द केस ऑफ योर लाइट। तो लाइट के केस में जो वेव बनेगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर सो फार। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मीडियम हमने देख ही लिया कि चाहिए ही है, इसको समझने के लिए कि साउंड के लिए एक जो मीडियम है वो होना मैंडेटरी है। देयर इज दिस एक्सपेरिमेंट कॉल्ड बेल जार एक्सपेरिमेंट। अब आप क्या इमेजिन करो कि बीच में कोई बेल रखी गई है एंड उस बेल को हमने कवर कर दिया है एक ग्लास जार के साथ में, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि उसमें हवा होगी अंदर, तो अगर उस बेल को कोई कहीं और से किसी स्विच से अगर बेल बजाए बाहर कहीं और फिर वो अंदर बेल पड़ी है तो सुनाई देगी हम लोगों को। बट अगर वो जो ग्लास जार के अंदर जो हवा है उसको निकाल दिया जाए, ठीक है, अंदर वैक्यूम का स्टेट हो जाए, मतलब वो वॉइड क्रिएट हो जाए, देयर इज नो मीडियम इनसाइड, वो हवा जो थी हवा भी निकाल दी उससे हमने, तो फिर क्या होगा, हमें वो बेल की आवाज नहीं सुनाई देगी। हेंस इट इज प्रूव्ड कि जो हमारा साउंड है उसको मीडियम चाहिए ही है प्रोपेगेशन के लिए। अगर सॉलिड नहीं है तो लिक्विड, लिक्विड नहीं है तो गैस, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए ही है, ऑलराइट। तो उसके लिए दिस बेल जार एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड। अब हमने देखा कि साउंड को तो मीडियम चाहिए, और साउंड कौन सी थी,
मैकेनिकल वेव थी, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो क्या उन्हें भी मीडियम चाहिए होता है? डज योर लाइट ऑल्सो नीड मीडियम? अगर तुम वैक्यूम में अपना पूरा का पूरा क्रिएट कर दोगे उसी जार के अंदर और अंदर वो बल्ब है ना, तो उससे लाइट आ रही है, तो क्या तुम वैक्यूम क्रिएट कर दोगे तो बल्ब भी बुझ जाएगा तुम्हारा खुद से? नहीं, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नीड्स नो मीडियम, तो वो वैक्यूम में भी हमें फंक्शन करती दिख जाएंगी। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट योर बेल जार एक्सपेरिमेंट एंड medium that it is required for a sound wave, it is not required for the light wave. चलो, अब जो हमारी वेव है वो तो हमने देखा कि पार्टिकल कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे था क्लासिफिकेशन। अब एक और बेसिस पे उनकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। उनकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे और हो सकती है कि वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है और वेव के पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। ऑलराइट, आई एम गोइंग टू रिपीट दैट अगेन। कौन सी डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपगेट हो रही है एंड कौन से डायरेक्शन में आपके जो पार्टिकल्स हैं देयर सेट इन मोशन, या वो देयर वाइब्रेटिंग इन व्हिच डायरेक्शन। सो दिस आल्सो डिटरमिन्स योर वेव टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ इट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। वन इज योर ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा है, ये जो ऊपर वाली चीज बनाई है इधर देखो, तो इमेजिन करो कि तुम्हारा जो वेव का प्रोपगेशन हो रहा है दैट इज हैपनिंग फ्रॉम, आई मीन कंसिडर माय राइट द राइट, ठीक है। तो जो मेरा राइट है यहाँ से मेरे लेफ्ट की तरफ प्रोपगेट हो रही है वेव, जो डायरेक्शन है वो ये है वेव की, ठीक है। तो प्रोपगेशन ऑफ वेव इज हैपनिंग फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन, बट द पार्टिकल्स व्हिच आर सेट इन मोशन, व्हिच आर वाइब्रेटिंग नाउ, जो उसके आसपास के वाइब्रेट होने लग जाएंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। तो अगर वो ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, वो 90 डिग्री बना रहा है। दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ योर वेव, ऑलराइट, एंड दिस इज हाउ योर पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, दीज टू आर मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल, ठीक है। प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड योर पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन, जैसे बास्केटबॉल ड्रिबल करते हैं ना अप एंड डाउन, वैसे इमेजिन कर लो। तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, the angle between them is 90 degree. So this is a transverse wave. What sort of a wave is it? It is a transverse wave. वही लिखा हुआ है यहाँ पे, direction of wave and movement of particles are 90 degree. Direction of wave meaning actually direction of propagation of wave. ठीक है। और फिर यहाँ पे longitudinal wave में हमारे साथ क्या हो रहा है, longitudinal में जो हमारी direction of propagation of wave है and जो हमारा particle जो हमने वाइब्रेट हमारा हो रहा है, तो अभी तक क्या हो रहा था, जैसे बास्केटबॉल ड्रिबल करते हैं ऐसे अप एंड डाउन, दिस इज हाउ द पार्टिकल वाज मूविंग और वाइब्रेटिंग। वेव तो इधर से इधर ही जा रही है, बट व्हाट इफ पार्टिकल आल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग लाइक दिस, ऑलराइट। तो अभी वो अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं हो रहा, अभी वो राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट हो रहा है लाइक दिस, एंड वेव हमारी इज प्रोपगेटिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दैट डायरेक्शन। बस अब ऐसे प्रोपगेट डायरेक्शन आपकी वेव की ये है एंड योर पार्टिकल्स आर मूविंग लाइक दिस, ठीक है। तो उस टाइम पे उस वेव को क्या कहा जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। तो अब पूरा हैंड मूवमेंट करके भी समझा दिया है वाया हैंड जेस्चर्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ कि हमारा लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ठीक है। चलो अब हाँ, साउंड कौन सी है हमारी, साउंड वेव कौन सी है हमारी, इट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। चलो just let me have a sip of water, 1 minute. ऑल राइट, सो हमने देख लिया कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स
तो अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमने क्या देखा कि हमारे पार्टिकल्स कैसे मूव हो रहे थे, दे वर मूविंग लाइक दिस, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट हो रहा था, ऑलराइट। तो अब ना तुम एक स्प्रिंग इमेजिन करो। अब तुम अगर स्प्रिंग के साथ उसके ऐसे राइट एंड लेफ्ट या तुम दो साइड से खींचोगे उसको यहाँ से वहां, है ना, तो क्या होगा, हमें कुछ ऐसा सा पैटर्न देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पे वो कुछ ज्यादा है, अगर तुम उसको दो साइड से ऐसे पकड़ रहे हो, दो साइड से ऐसे पकड़ रहे हो, तो कुछ कुछ जगह में जो हमारा स्प्रिंग है वो ज्यादा इलोंगेटेड होगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा। कुछ जगह से वो उतना स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, वो जो स्प्रिंग वाला जो भी हमारी मेटल वायर होगी वो थोड़ी पास पास होगी, ऐसा होता है ना। तो इमेजिन कि ये डायग्राम एक स्प्रिंग का है, ठीक है। कुछ कुछ जगह वो जो मेटल वायर है जिस भी चीज का वो स्प्रिंग है, तो कुछ कुछ जगह दे विल बी वेरी अपार्ट एंड कुछ कुछ जगह ऐसे टाइट कंजेस्टेड होंगे, ठीक है। तो हमारा जो साउंड वेव होता है वो भी कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब जो ये कंप्रेस्ड पार्ट्स होंगे ना इसके, इसको क्या कहा जाता है, कंप्रेशन। नाम में ही है, हमें दिख भी रहा है कंप्रेस्ड है, तो नाम में ये वाला पार्ट हो गया हमारा कंप्रेशन। ऑब्वियस सी बात है दैट पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड है, ठीक है। अब जो ये कंप्रेशन होगा, वेयर पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड, इट विल लीड टू हाई प्रेशर। इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा एक ही जगह पे सारी की सारी चीजें हैं, एक ही जगह पे ज्यादा डेंसिटी है, तो वो हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा, ज्यादा प्रेशर होगा उसी जगह पे, है ना। और जहां पे ये वेरी वाइड पार्ट हमें दिख रहा है, यहाँ पे इस चीज को, इस फेज को क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन। व्हाट इज इट कॉल्ड, रेयरफैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो ये पार्टिकल्स होंगे दीज आर स्प्रेड अपार्ट। तो ये आपको समझाने के लिए स्प्रिंग फॉर्म में बनाया गया है, बट अदरवाइज क्या है, पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के थ्रू ही साउंड आगे प्रोपेगेट हो रही थी। तो यहाँ पे कुछ कुछ जगहें ऐसी होंगी जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और वो बहुत ही पास पास होंगे, इस वाली जगह को क्या कहेंगे, कंप्रेस्ड। और कुछ कुछ जगहें ऐसी आएंगी जहां पे पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होंगे, वहां पे उस वाले फेज को क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन। दोबारा से कोई कोई पार्टिकल्स, कोई ऐसा फेज आएगा जहां पे पार्टिकल्स दोबारा से एक ही जगह पे बहुत सारे कंजस्टेड होंगे, कंप्रेशन होगा वहां पे। तो दिस इज हाउ योर साउंड वेव ट्रेवल्स। तो जो पास वाले इलाके होंगे जहां पे पार्टिकल्स काफी पास पास हैं, वो कौन सा इलाका होगा, कंप्रेशन वाला। द अदर एरिया वेयर दी पार्टिकल्स आर स्प्रेड वाइड अपार्ट, वहां पे क्या होगा, रेयरफैक्शन होगा, ऑलराइट। सो रेयरफैक्शन विल बी योर लो प्रेशर एरिया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब आ गया, हमने समझ लिया कि जो हमारा साउंड है इट हैज अ वेव नेचर, वेव है। अब वो जो वेव है ना साउंड की, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कुछ ना कुछ, मेरी होंगी आपकी होंगी, तो वैसे ही साउंड की जो वेव है उसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ स्पेशलिटीज या कुछ कुछ चीजें उसके बारे में होंगी, है ना। तो उनको जान लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और वो फ्रीक्वेंसी तो किसी भी चीज की हो सकती है ना। तो साउंड से कैसे रिलेटेड है और हमें साउंड का क्या समझना है फ्रीक्वेंसी से, उसको जानते हैं ढंग से। तो फ्रीक्वेंसी, लाइक वी ऑल नो, इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो कितनी ऑसिलेशंस हैं पर सेकंड, उस चीज को क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इमेजिन अ पेंडुलम। तो एक पेंडुलम है, नीचे उसमें देयर सम बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो अभी आपने उसको, ये पेंडुलम अगर यहाँ है तो वो यहाँ से यहाँ ऐसे घूमेगा, है ना। तो वो कितनी बार ऑसिलेट करके वापस आ रहा है अपनी मीन पोजीशन पे, विच इज दिस, ठीक है। तो उस चीज को क्या कहा जाएगा, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम्स, अगर ये मीन पोजीशन है तो कितनी बार ऐसे वापस आ रहा है वो, यहाँ से वहां से यहाँ वापस आ रहा है ऐसे, उस चीज को क्या कहा जाएगा, फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा, कि कितनी बार ऐसा हो पा रहा है। अब साउंड का क्या लेना देना है इस चीज से। अब देखो, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना उतनी ही ज्यादा पिच होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं ना, कुछ लोगों की आवाज श्रिल होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है। यूजुअली वी वुमेन हैव मोर श्रिल वॉइस। तो वो क्यों होता है, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज मोर, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है, उस साउंड वेव की वो ज्यादा होती होंगी, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल एक और है यहाँ पे, कि वायलिन वर्सेस
फ्लूट, अगर तुम फ्लूट देखोगे तो वो इतनी नहीं होती, वायलिन की थोड़ी सी ज्यादा तिखी आवाज होती है, ठीक है, तो मतलब उसकी जो पिच होती है वो थोड़ी ज्यादा हाई होती है। नाउ व्हाट इज योर पिच, अगर पिच को डिफाइन करना पड़ जाए हमें कि पिच होती क्या चीज है आखिर, so nothing, it is just the way our brain perceives that frequency, the way our brain perceives that frequency, all right, so that is what your pitch is। जिस तरीके से हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी को अंडरस्टैंड करेगी साउंड की, उसको परसीव करेगी, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हमारा पिच, ठीक है। चलो अब अगली चीज है टाइम पीरियड। तो ये तो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जितने टाइम में हमारी जो साउंड वेव है वो ऑसिलेशन अपना कंप्लीट करेगी, उस चीज को क्या कहा जाएगा, टाइम पीरियड कहा जाएगा। तो इसमें तो कुछ हमें डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, द टाइम टेकन बाय अ वेव टू ऑसिलेट, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, उसे क्या कहा जाएगा, टाइम पीरियड कहा जाएगा। अब अगली चीज आ गई हमारे पास एम्पलीट्यूड। नाउ व्हाट इज दिस एम्पलीट्यूड। तो अब अगर हमने वो पेंडुलम वाला एग्जांपल लिया है ना, अब अगर देखो यहाँ पे ये मीन पोजीशन है, अब मैंने उस पर कुछ फोर्स लगाई, धक्का मारा इधर वाली साइड को, ठीक है, तो अब उसका जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ तक होगा, ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ तक है, इतना एंगल है। अगर मैं बहुत और जोर से धक्का मारूंगी तो थोड़ा और ऊपर जाएगा। अगर इससे समझ नहीं आ रहा, थिंक ऑफ इट एज अ स्विंग। तो वो जो झूले झूलते हैं पार्क में जाके, उसमें ऐसे देखो कि अगर तुम्हारा स्विंग है एंड उस पे ठीक है बैठा हुआ है कोई तुम्हारा फ्रेंड है व्हाटएवर, तो तुम धक्का मारोगे तो वो एक मैक्स पोजीशन होगी जहां तक वो आगे स्विंग जाएगा, देन इट विल कम बैक, ऑलराइट। अब तुम अगर और फोर्स लगाओगे और जोर से धक्का मारोगे तो वो और आगे तक जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उसका, है ना, थोड़ा और ऊपर जाता है फिर। तो उस चीज को, वो जितना ऊपर तक जा रहा है ना, द मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक वो जा रहा है, उस चीज को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। लेट्स गिव इट अ रीड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो स्विंग वाले उसको देखो कि जब वो ऐसे था, स्टेशनरी था यहाँ पे, दैट वाज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑलराइट। फिर तुमने धक्का लगाया तो वो जितना आगे तक जाएगा, द मैक्सिमम डिस्टेंस जो जहां तक वो जा रहा है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब एम्पलीट्यूड का क्या लेना देना है साउंड से, एम्पलीट्यूड का लेना देना है लाउडनेस से। तो हमें कोई आवाज कितनी जोर से सुनाई देती है उसका सीधा कोरिलेशन है हमारे एम्पलीट्यूड के साथ में। एम्पलीट्यूड के साथ में क्यों, क्योंकि हमारी लाउडनेस डिटरमिन होती है हमने कितना फोर्स अप्लाई करा है उस चीज से। अब सपोजिटली अगर यहाँ पे मैं बोर्ड को टैप कर रही हूँ, तो ये मैंने बहुत आराम से टैप करा। अगर मैं इसको बहुत जोर से टैप करूं, मैंने थोड़ा जोर से करा, मेरे को बोर्ड तोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगर मैंने थोड़े ज्यादा जोर से करा तो ज्यादा जोर की आवाज आएगी, है ना। फिर अगर मैं बड़ा सा बैट लेके आ जाऊं और उससे इसको ऐसे मार दूं तो फिर और जोर से आवाज आएगी, है ना। तो क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग इज डिटरमिनिंग कि जो आवाज होगी, जो साउंड होगी, वो कितनी जोर से आएगी, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया कि एम्पलीट्यूड विल डिटरमिन दी लाउडनेस, और लाउडनेस क्या है, इट फर्दर डिपेंड्स ऑन कि कितना फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है। आई होप दैट स्विंग वाला एग्जांपल हेल्प यू इसको समझने में। अगली चीज क्या आ गई हमारी, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कुछ भी नहीं है, ये बस एक डिस्टेंस है जो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या रेयर फ्रैक्शंस के बीच में होता है, ठीक है। इधर आओ, अगर नहीं समझ में आया तो हमने ये डायग्राम बनाया था। तो ये जो कंप्रेशन 1 और जो कंप्रेशन 2 है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है, वेवलेंथ। और ये मैं क्या लिख रही हूँ, दिस इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा कहते हैं। तो ये जो 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है, दिस इज योर वेवलेंथ। लाइकवाइज अगर ये रेयर फ्रैक्शन है एंड इधर ये वाली रेयर फ्रैक्शन है, तो इन दोनों रेयर फ्रैक्शन के बीच में भी जो डिस्टेंस होगा, दैट इज आल्सो योर वेवलेंथ, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया हमें कि वेवलेंथ क्या होती है, टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या जो रेयर फ्रैक्शंस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है। अब हमने देख लिया कि साउंड हमारी वेव है, कौन से टाइप की वेव है, कैसे प्रोपोगेट हो रही है, ऑलराइट, ये सब कुछ हमने देख लिया। उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली कि फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क है, एम्पलीट्यूड का क्या फर्क है, वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम स्पीड ऑफ साउंड।
तो स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग टाइप की होगी. आई गेस इसको भी मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, बट आई एनीवे विल. अब अगर तुम हवा में मैं इस पेन को घुमाऊंगी तो आवाज नहीं आ रही. अगर मैं इसको बोर्ड पे मारूंगी, ठीक है, तो आवाज आएगी. अगर मैं इसको पानी पे मारूंगी तो भी आवाज आएगी, बट प्रॉब्ली उतनी जोर की नहीं आएगी, है ना. तो जो हमारा स्पीड ऑफ साउंड है, तो डेफिनेशन तो वही रहेगी कि कितनी साउंड ट्रैवल हो रही है पर यूनिट टाइम, वो हमारी स्पीड होगी साउंड की, ठीक है. बट देयर आर फैक्टर्स दैट इट विल डिपेंड ऑन. द स्पीड ऑफ साउंड विल बी डिपेंडिंग ऑन टू मेजर फैक्टर्स. पहला क्या है हमारा मीडियम, कि कौन से मीडियम में वो साउंड प्रोपेगेट कर रही है. इफ इट इज अ सॉलिड थिंग, ठीक है, ऐसे डेस्क पे मैं मार रही हूँ और मैं बजा रही हूँ किसी चीज को, तो ऑब्वियसली ज्यादा आवाज आएगी, ठीक है. तो स्पीड भी ज्यादा है सॉलिड में, ठीक है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉलिड में ज्यादा तेजी से आवाज फैल रही है. तो दिस इज योर की स्पीड हमारी, दिस इज योर नंबर 1 जो सॉलिड है. फिर लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में भी हमारे पास सॉलिड से कम तेजी से आएगी लेकिन आ जाएगी आवाज. और गैसेस में तो सबसे कम स्पीड होती है, ठीक है. तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ योर साउंड, ठीक है. अब अगला आ जाओ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है साउंड पे. टेम्परेचर का ये इफेक्ट होता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है. जितना हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही हमारी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी. इमेजिन कर लो ऐसे तुम साइबेरिया के कहीं रीजन में हो, दूर पार कोई आवाज लगा रहा है, नॉट वेरी फार अवे बट कुछ अगले घर से भी आ रही, तो वहां पे इतना तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देगी बाहर की, ठीक है. अगर गर्मियों का मौसम है और तुम कहीं, चलो इंडिया ही लगा लो, तुम यहाँ पे गर्मियों में दिल्ली में बैठे हो, तो तुम्हें बढ़िया ज्यादा जोर से आवाज आएगी और ज्यादा तेजी से आएगी. नॉट इवन जोर, इट इज अबाउट तेजी एक्चुअली, द स्पीड, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा होगा. चलो, द नेक्स्ट थिंग इज सोनिक बूम. अब ये सोनिक बूम क्या चीज होती होगी. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सुपरसोनिक चीजें क्या होती हैं. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के नाम पे तुम लगा लो हमारे पास कोई प्लेन है, ठीक है. तो अगर कोई प्लेन है वो इतनी तेज स्पीड से उड़ सकता है कि वो जो साउंड ऑफ जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे भी ज्यादा तेज उड़ सके, तो वो क्या होगा, सुपरसोनिक होगा. व्हाट इज सुपरसोनिक. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा स्पीड से अपनी उड़ान भरे या उससे ज्यादा उसकी स्पीड हो, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, सुपरसोनिक कहा जाता है. अब क्योंकि वो इतनी तेजी से उड़ रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशंस करेगा आसपास, है ना. बहुत ही ज्यादा पार्टिकल्स को ऐसे वाइब्रेट करवा देगा, मोशन में सेट करवा देगा. अगर कोई हमारा सुपरसोनिक प्लेन बहुत ही ज्यादा रेजिडेंशियल एरिया से क्रॉस हो जाए तो उनको मतलब डैमेज हो सकता है. इनफैक्ट कुछ बिल्डिंग्स टूट सकती है, ग्लास वगैरह सब कुछ टूट सकता है, ठीक है. तो वो जो शार्प एंड लाउड साउंड होती है प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जनरेट्स शॉक वेव्स इन द एयर. तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है जो बहुत ही शार्प एंड लाउड हमारी शॉक वेव्स को प्रोड्यूस करती है, उसे क्या कहते हैं हम, सोनिक बूम कहते हैं, ठीक है. तो आई होप ये भी क्लियर है. इट इज अ टर्म, अगर वैसे ही कभी आ गई. अब अगली चीज है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. सो व्हाट इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी हार्ड सरफेस पे जाके या किसी मिरर पे जाके, किसी चीज पे जाके स्ट्राइक किया, उस पर बजे एंड वहां से वापस आ गए, रिफ्लेक्ट हो गए. तो वैसे ही साउंड वेव का भी सिमिलर ही है ना. तो यहाँ पे ये हमने डायग्राम बनाया, इधर ये कोई सरफेस है, इस पे जाके हिट हुई और यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होगी. तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है. तो बाउंसिंग बैक आफ्टर हिटिंग और स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, उसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो जब भी वेव आपका हिट होगा स्ट्राइक करके फिर वापस आ जाएगा, दैट विल बी योर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो अब हम इसको आगे समझते हैं. अब
जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है इसकी वजह से हमारी दो चीजें हमें मतलब कॉन्सेप्ट आगे जो समझने हैं। पहला तो है इको। इको को ऐसे समझो कि कभी ट्रैक्स वगैरह पे गए हो, ट्रैक पे नहीं गए तो कभी ऐसे पहाड़ पे किसी पे कहीं पे तो गए होंगे, ऐसे कुछ एरिया में जहाँ पे कुछ पहाड़ हो, या फिर उस पे नहीं गए हो कभी अनफॉर्चुनेटली, किसी को हिल्स में एको को फील करने का मौका नहीं मिला है, तो मूवीज में तो पक्का देखा होगा कि ऐसे होता है ना कि पहाड़ पे जाके व्हाटएवर यू से और फिर वो तुम्हें वापस सुनाई देता है ना। उस चीज को क्या कहा जाता है? एको कहा जाता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एको? इट इज द फिनोमेना वेयर अ साउंड प्रोड्यूस्ड इज हर्ड अगेन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो अगर रिफ्लेक्शन की वजह से आपको साउंड सुनाई दे रही है वापस से, जो साउंड प्रोड्यूस करी गई है वो वापस से सुनाई दे रही है, उस चीज को क्या कहा जाएगा? एको कहा जाएगा। लेकिन अब तुम लोगों ने नोटिस करा होगा कि अगर हम किसी खाली से रूम में है या कई बार वॉशरूम में ऐसा होता है, तो वहां पे भी तो हमें ऐसे कुछ आवाज सुनाई देती है, मतलब उसको कहते हैं आवाज गूंज रही है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? कुछ लोग उसको भी एको बोलते हैं कि आवाज एको हो रही है, बट वो एग्जैक्टली एको होना नहीं होता है, वो होता है हमारा reverberation. So what is your reverberation? Persistence of sound by repeated reflections from walls, ceilings and other surfaces in an enclosed space. तो अगर कोई साउंड ऐसे persist कर रही है, बार बार गूंज रही है ना? Why? Because वहां पे repeated reflections हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ पे रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि वो जो साउंड वेव है वो जाकर स्ट्राइक हो रही है वॉल पे, सीलिंग पे एंड अदर सर्फेसेस उस एनक्लोज्ड स्पेस में। उसे क्या कहा जाता है? रेवर्बरेशन। एंड दिस इज द रीजन व्हाई योर एको एंड रेवर्बरेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो दोनों में हो रिफ्लेक्शन ही रहा है, बट यहाँ पे एक हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल हो रहे हैं, और ये पूरा एनक्लोज्ड स्पेस में हो रहा है सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ देखो, रेवर्बरेशंस को हमें अवॉइड करना होता है ना। हम नहीं चाहते कि कहीं पे आवाज गूंजे। सपोजली जैसे थिएटर्स हैं, कुछ कुछ थिएटर्स में अगर आवाज गूंजती है नॉल, तो आई गेस द थिएटर ओनर्स वुड नॉट वांट, आई गेस क्या, दे वुड नॉट वांट डेफिनेटली कि वहां पे जो आवाज है वो रेवर्बरेट करे बहुत ज्यादा, है ना, वो इनकन्वीनियंस कॉज करेगा अदरवाइज। तो क्या करते हैं लोग? साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लगा देते हैं। साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स क्या होते हैं हमारे? कुछ भी ऐसे सॉफ्ट फाइबर या कोई सॉफ्ट मटेरियल फिट कर दिया, तो उससे क्या होता है? रेवर्बरेशन रिड्यूस हो जाती है। अब वो कैसे रिड्यूस हो जाती है? कि कुछ सॉफ्ट मटेरियल लगाया तुमने तो ये जादू हो गया कि रेवर्बरेट होना बंद हो गया। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर इज कि हमने देखा दैट देयर वाज सम हार्ड सरफेस जहां पे हमारी वेव आ रही थी, स्ट्राइक हो रही थी और वापस जा रही थी। बट नाउ व्हाट वील डू इज, हम कोई सॉफ्ट मटेरियल, इमेजिन कुछ गद्दा लाइक, ठीक है, हमने वो सॉफ्ट मटेरियल लगा दिया वहां पे। ठीक है, तो अब जब वो वेव आई ना, तो उसको वो हार्ड सरफेस नहीं मिला रिफ्लेक्ट बैक होने के लिए, उसको वो सॉफ्ट मटेरियल मिला यहाँ पे, और उस सॉफ्ट मटेरियल ने जो साउंड थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंड हियर? हार्ड सरफेस नहीं मिला उसको रिफ्लेक्ट होने के लिए, कुछ साउंड प्रूफ मटेरियल या सॉफ्ट मटेरियल कुछ ऐसा लगा दिया कि वो जो हमारा साउंड वेव था दैट गॉट एब्जॉर्ब्ड। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी डू टू रिड्यूस रेवर्बरेशंस। अब अगली चीज पे आ जाते हैं। अब हमें तो लग रहा था कि ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस जो हो रही है, जो रेवर्बरेशन जो हो रही है, इट इज अ वेरी नेगेटिव थिंग, वी डोंट वांट इट, फालतू में अनकन्वीनियंस कॉज करेगा, है ना। बट उसके कुछ यूजेस भी हैं। सो व्हाट आर द यूजेस, उसको देखते हैं। सबसे पहले मेगाफोन्स, हॉर्न्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो वहां पे तो हम चाहते हैं ना कि वहां पे रिफ्लेक्शन हो साउंड की, जिधर हम इंटेंड कर रहे हैं उधर वाली तरफ पे आवाज भी जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे जो मेगाफोन्स होते हैं या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमने देखा होगा कि ये यूजुअली ऐसे ट्यूब लाइक होते हैं और इनमें कोनिकल ओपनिंग होती है, कुछ ऐसे ट्रायंगुलर से, मतलब आगे ये कोन टाइप है ना। तो कुछ ऐसा सा होता है। तो उसमें हो क्या रहा है कि यहाँ से साउंड गई है उसमें अंदर, और यहाँ पे फिर वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, और हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि इस वाले जगह पे हमें ऐसे साउंड भेजनी है, इधर को हमें प्रोपेगेट करवानी है। ठीक है, तो दीज आर द यूजेस। तो हम यूज कर रहे हैं, है ना। पहले के जमाने में जब वो
अवेयरनेस कैंपेन्स होते थे या जानकारी फैलानी होती थी, तो उस टाइम पे ऐसे ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे. दे यूज्ड टू गो विलेज टू विलेज और फिर वहां पे अनाउंसमेंट होती थी कि साइक्लोन इज अबाउट टू कम या कुछ ऐसा होने वाला है तो गांव खाली कर दो एंड ऑल. तो वैसी वैसी चीजें हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमने देख लिया. ट्यूब विद कोनिकल ओपनिंग, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी इसके अंदर, फोकस साउंड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. तो यही तो हम चाहेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, दैट द साउंड इज फोकस्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. एक और एप्लीकेशन इसकी है स्टेथोस्कोप. तो स्टेथोस्कोप क्या होता है, जिससे डॉक्टर हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं ना, या फिर कभी हमें भी शौक होता है, आई मीन स्कूल में हम सबने करा होगा ये चीजें, पढ़ा होता था आई मीन बायो वाले लैब में. तो वहां पे वी यूज्ड टू हियर एक दूसरे की हार्ट बीट एंड ऑल, फिर बैठे रहते थे वहां पे. तो अभी भी इट इज डॉक्टर्स के पास होता ही है, तो चेक करते हैं हमें उससे. तो क्या होता है, वो ट्यूब लाइक चीज होती है ना, और उसमें क्या हो रहा है अंदर, उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं साउंड की, एंड दैट इज हाउ इट इज रीचिंग आवर ईयर्स. ठीक है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस विद इन अ ट्यूब. इट इज यूज्ड टू लिसन टू साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी. तो मतलब सिर्फ हार्ट की नहीं, अगर लंग्स वगैरह बाकी चीजों की भी साउंड सुननी हो तो आप सुन सकते हो स्टेथोस्कोप से. अगली चीज जो हमारे पास है वो है कर्व्ड सीलिंग्स ऑफ हॉल्स एंड थिएटर्स. तो अभी हमने पहले देखा कि हम सॉफ्ट मटेरियल लगा देते हैं बिकॉज हमें रेवोब्रेशंस कम करनी होती है. बट यहाँ पे हम जब यूसेज की बात आ जाएगी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम कर्व्ड सीलिंग्स बना देंगे, अपनी कर्व्ड मैनर में रखेंगे सीलिंग्स को, तो जो हमारा हॉल होगा या जो हमारा थिएटर होगा, वहां पे जो साउंड होगी वो इवनली स्प्रेड होगी. तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग. ये तो हम चाहते हैं कि हो एक्चुअली ऐसा. तो ये एप्लीकेशंस में आएगा. रेवोब्रेशंस वी डिडंट वांट, ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए वी वर यूजिंग दो सॉफ्ट मटेरियल्स. इवनली स्प्रेडिंग साउंड वी वुड वांट, देयरफॉर इट इज एन एप्लीकेशन. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जब आपकी कर्व्ड सीलिंग्स होंगी तो जो साउंड स्ट्राइक करेगी और वो वापस आएगी, तो वो इवनली पूरे हॉल में स्प्रेड हो जाएगी. वाई? बिकॉज देखो ना, यहाँ पे तुम्हारा जगह ही चेंज होगी, एंगल भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली, बिकॉज कर्व्ड है सीलिंग, तो वो इवनली हर जगह पे स्प्रेड हो पाएगा, विच वुड नॉट हैव बीन द केस अगर वो ऐसे स्ट्रेट सीलिंग होती. तो एक जगह पे ज्यादा आवाज पहुंचती, एक जगह पे कम आवाज पहुंचती. तो कुछ लोग थिएटर में उनको इनकन्वीनियंस हो रहा कि बहुत ही तेज आवाज है, कुछ लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा होता कि यार आवाज ही नहीं आ रही ढंग से हमारे तक, है ना. तो इसलिए क्या है, कर्व्ड सीलिंग्स बनाई जाती है सो दैट साउंड इवनली स्प्रेड हो पाए, सबको सेम मात्रा में, सेम अमाउंट में साउंड सुनाई दी जाए. अब अगली चीज, अगला है हमारा रेंज ऑफ हियरिंग. तो रेंज ऑफ हियरिंग क्या चीज होती है, ह्यूमन ईयर कितना सुन सकता है. हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. तो हर्ट्ज क्या है, अभी हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी ना, जो कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना वो फ्रीक्वेंटली आ जा सकता है कुछ टाइम में, है ना, एक ऑसिलेशन में. तो वो क्या था कि हर्ट्ज उसका यूनिट है. ऑलराइट, तो यहाँ पे ह्यूमन ईयर का क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है यहाँ पे जो ह्यूमन ईयर की लिमिट है. ठीक है, इससे जो कम होगा आवाज हमें वो भी नहीं सुनाई देती है, जो इससे ज्यादा आवाज होगी हमें वो भी नहीं सुनाई देती है. ऑलराइट, तो अगर इंफ्रा साउंड है, जो वो कम वाली है साउंड, दैट इज बिलो 20 हर्ट्ज, उसे क्या कहते हैं हम, इंफ्रा साउंड कहते हैं. तो जो हमारी ये इंफ्रा साउंड है जो 20 हर्ट्ज से कम है, ये हमें किधर देखने को मिलती है, ये डॉग्स वगैरह सुन सकते हैं ये वाली साउंड को. हमारा ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता बट डॉग्स कैन. तो अगर कोई अर्थक्वेक आना है या कुछ ऐसे होता है तो वो डॉग स्टार्ट बार्किंग ना, तो वो इसलिए बिकॉज वो सुन सकते हैं पहले से. ठीक है, तो डॉग सेंस अर्थक्वेक्स. अब वैसे ही जो 20,000 हर्ट्ज, ये हमारी अपर मैक्सिमम है. इससे ऊपर जो आवाज होगी इतने हर्ट्ज से ऊपर की, उसे क्या कहा जाएगा, अल्ट्रासाउंड कहा जाएगा. अल्ट्रासाउंड इसका हमें कहाँ देखने को मिलता है अल्ट्रासाउंड नेचर में, तो जो हमारे बैट्स एंड डॉल्फिन्स होते हैं, है ना, तो डॉल्फिन्स कहा जाता है कि वो ब्लाइंड होती हैं. तो हाउ डू दे फिगर कि कहाँ जाने, नेविगेट कैसे करती हैं, वो कैसे नेविगेट करती है, अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे. तो वो कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं. ठीक है, मतलब वो ऐसे श्रीक्स होती हैं जिसको वो लेट आउट करते हैं. इट हिट्स जो भी सरफेस होता है, या फॉर एग्जाम्पल बैट्स ने तो प्रे करना होता है, तो जो भी उनका प्रे होता है
प्रे मतलब जिसको भी उन्होंने खाना होता है, तो उस पे जाके हिट करते हैं और उनको वो डिस्टेंस का आइडिया लग जाता है कि कितना दूर है और कितना पास है। ठीक है, अब देखो जो ये अल्ट्रासाउंड है स्पेसिफिकली, जो ये 20 हर्ट्ज से ऊपर वाली हमारी साउंड वेव्स हैं, इनकी कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सो दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस वाली डोमेन जो रहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है इसकी एप्लीकेशन। पहली है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग में कैसे हेल्प कर रहा है, अब इमेजिन करो तुम्हारे पास कोई चिप है, उस चिप में कुछ ऐसे डस्ट वगैरह और बाकी वाली चीजें फंस चुकी है, तो अब तुम्हें निकालनी है। तुम कैसे निकालोगे, बहुत छोटी सी चिप है, उसको तुम ऐसे किसी पेन या किसी और चीज की निप से ऐसे निकालना कभी कोशिश करोगे तो वो खराब हो जाएगी, है ना। पानी वानी और उस सब में तुम डाल नहीं सकते उस चीज को। तो अगर उसमें कुछ ग्रीसी सा या डस्ट टाइप लग गया तो तुम क्या करोगे, वहां पे जो अल्ट्रासाउंड जो हमारी रेज होंगी तुम वो पास करवाओगे। उससे क्या होगा, जो उस पे डस्ट पार्टिकल्स हैं बैठे हुए जो चिपक गए हैं वहां पे, वो वाइब्रेट होने लग जाएंगे। ठीक है, वो वाइब्रेट होने लग जाएंगे तो दे विल बी सेट इन मोशन और उसकी वजह से वो डिटैच हो जाएंगे सरफेस से। ठीक है, तो वो डिटैच होके गिर जाएंगे उस सरफेस से। सो दिस इज हाउ योर अल्ट्रासाउंड हेल्प्स इन क्लीनिंग। अब दूसरी चीज देखो इसकी क्या है, क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स। तो अगर तुम्हारा कोई बड़ा सा मेटल ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, तुमने कोई बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है, कोई बड़ा सा फ्लाईओवर बनाना है जिसमें तुम्हें कुछ मेटल ब्लॉक यूज करना है, सो यू वुड वांट कि ये बेस्ट क्वालिटी चीज यूज हो रही है ना, सो दैट वो ब्रिज कोलैप्स वाली चीज ना हो जाए, फ्लाईओवर कोलैप्स वाली चीज ना हो जाए। तो तुम क्या करोगे, तुम उससे अल्ट्रासाउंड पास करवाने की कोशिश करोगे, जो हमारी अल्ट्रासाउंड वेव्स होंगी उसको पास कराने की वहां से कोशिश करोगे। तो वो पास हो जाएगी, यहाँ से अंदर जाएगी एंड यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ से अंदर जाएगी एंड यहाँ से बाहर आके डिटेक्ट हो जाएगी। बट इफ देयर इज अ क्रैक इन बिटवीन, ऑलराइट, सो दिस थिंग दैट यू सी हियर, ये चीज जो है, इफ देयर इज अ क्रैक इन बिटवीन, वो बाहर नहीं आएगी यहाँ से, वो यहीं से वापस चली जाएगी, इधर से आई एंड इधर से चली गई डिफ्लेक्ट होके वापस। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यस देयर इज अ क्रैक इन बिटवीन। तो ये भी एप्लीकेशन है ना, हमें हेल्प कर रहा है, काम में आ रही है कोई चीज। सो दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो हाउ योर अल्ट्रासाउंड वेव्स हेल्प। अब अगली चीज देखते हैं हम क्या है। अगली चीज है अल्ट्रासोनिक इमेजिंग। तो कभी देखा है, मतलब मूवीज में देखा होगा या तुम्हारे घर में कभी कोई प्रेग्नेंट हुआ हो, है ना, तो वहां पे भी तो वो जो बेबी होता है उसकी कुछ इमेजेस होती है ना, वो अल्ट्रासाउंड करवाने को बोलते हैं डॉक्टर्स, एंड देन देयर वो छोटी मतलब यू कैन आल्सो लोकेट द फीटस, वो जो भी हमारा अल्ट्रासाउंड में हमें दिखाई देता है, दिस इमेज दैट इज जनरेटेड। ठीक है, तो वो कैसे हो पाता है, हाउ इज दैट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ड्यू टू अल्ट्रासोनिक इमेजिंग। तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक स्कैनर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अगर टिश्यू डेंसिटी में चेंज है कहीं पे तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आपका ऑर्गन है, ऑर्गन किस चीज से बनते हैं, टिश्यू से बनते हैं, अगर उसमें कोई चेंज उसको फील हो रहा है उस चीज को डिटेक्ट कर पाता है और उसको इमेज भी कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज हो रही है हमारी अल्ट्रासोनिक इमेजिंग में। अब अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर इमेज ऑफ फीटस, तो ये मैंने बता ही दिया कि जब हमें फीटस देखना होता है तो क्या होता है, वो अल्ट्रासोनोग्राफी, ऑलराइट। देन देयर इज योर एकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी कहते हैं ना, ईसीजी करवाने को बोला डॉक्टर ने, जिन लोगों को हार्ट की या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है तो उनको यूजुअली डॉक्टर्स ईसीजी कराने को बोलते हैं। सो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी। उसमें क्या होता है, दैट वेव्स मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट। सो योर अल्ट्रासोनिक वेव्स आर made to reflect from various parts of your heart. That is what happens in an ECG. अब अगली चीज क्या है कि ये तो हमने देख लिया कि इमेजिंग वाला काम कर रहा है, हमें डिटेक्ट करवा पा रहे हैं कि क्या बीमारी हो सकती है, या फिर हेल्प कर रहा है फीटस को जानने में, मतलब उसको देखने में कि हेल्दी है या नहीं, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे किडनी स्टोन्स को ब्रेक भी किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ लोगों को स्टोन्स हो जाते हैं, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स हमारी हेल्प कर सकती हैं उन स्टोन्स को ब्रेक डाउन करने में इनटू फाइनर नोड्यूल्स, नोड्यूल्स नहीं तो फाइनर ग्रेन सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और फिर वो बाद में व्हेन यू ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर तो वो यूरिन के थ्रू पास भी हो सकता है, ऑलराइट। सो ये भी एक एप्लीकेशन है उसकी, ब्रेकिंग किडनी स्टोन्स इनटू फाइन ग्रेन्स, ऑलराइट।
अब हमारी लास्ट चीज बचती थी साउंड वाले चैप्टर से, दैट वाज सोनार। ठीक है, तो कभी सुना होगा आपने कि अगर किसी चीज का रैकेज होता है, रैकेज मतलब कोई शिप डूबी है छोटी या कुछ और हो गया, तो हम उसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं ना कि कहाँ पे उसके रिमेन्स होंगे, कहाँ एक्चुअली ये वो सो। तो जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो सोनार होती है। सोनार क्या है? एक एब्रीविएशन है। कौन सी टर्म के लिए? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसमें हम साउंड वेव्स का यूज कर रहे हैं नेविगेशन के लिए और रेंज करने के लिए। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू हियर? जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उनका डिस्टेंस पता लगा सकते हो, डायरेक्शन पता लगा सकते हो और उनकी स्पीड भी पता लगा सकते हो। ठीक है, आप कैसे पता लगाओगे? हमें जो स्पीड ऑफ साउंड है इन वाटर वो तो ऑलरेडी पता ही है ना? तो कैसे लगेगा हमें पता? जो टाइम टेकन बाय सिग्नल टू गो एंड कम बैक है वो भी हमें पता है। तो हमें क्या पता लगाना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आपने ये डायग्राम देखो, दिस इज योर शिप, यहाँ पे ट्रांसमीटर है जो सिग्नल भेज रहा है और ये जो सिग्नल जहां से हिट होके वापस आ रहा है दैट इज योर डिटेक्टर। ठीक है, तो कुछ ना कुछ टाइम जाने में और आने में लगा ही होगा। तो हमें कितना टाइम लगा है वो तो हम पता लगा ही सकते हैं। हमें पता लग ही रहा है कि इतने 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 टाइम इतने सेकंड्स पे हमने सिग्नल भेजा है, इतने टाइम और इतने सेकंड्स पे हमें वो मिल चुका है वापस। ठीक है, तो टाइम इज ऑलरेडी नोन एंड स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज ऑल्सो नोन। तो हमारी साउंड जो है वो वाटर में किस स्पीड से ट्रैवल करती है दैट इज ऑल्सो नोन, वो भी ऑलरेडी हमें पता है। तो हम वहां से डिस्टेंस बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अंडर वाटर है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू यूज सोनार फॉर लोकेटिंग थिंग्स दैट आर अंडर वाटर। उनका डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड आप पता लगा सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू डू इट and it is one of the major applications. ठीक है, so I hope we are clear यहाँ तक and हमने sound खत्म कर लिया है आज। So I hope you guys liked it and अच्छे से हमारा एक recall session sort of हो गया जहाँ हमने अपने basic concepts easy manner में जल्दी जल्दी से revise कर लिए। So thank you for your patience and मिलते हैं आपको next video में। Take care till then.